नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। अब उनके घर के बिजली के मीटर को बदला गया है और उनके बिजली बिल की जांच शुरू हो गई है। कल संभल में बिजली विभाग की टीम समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास पर स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची। इस दौरान वहां कई चौंकाने वाली बातें पता चली। सांसद जियाउर रहमान के घर जो मीटर उनके नाम पर लगा था, उसके कई बिल में 0 यूनिट बिजली खपत दिखी। उन्होंने सिर्फ मिनिमम मीटर चार्ज का ही बिजली विभाग को भुगतान किया। आरोप ये कि उनके आवास पर एसी, कूलर जैसे बिजली की खपत करने वाले उपकरण होने के बाद भी 5 महीने में 1 यूनिट भी बिजली खर्च नहीं हुई। यही नहीं, उनके दादा पूर्व सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के नाम के बिजली कनेक्शन में भी ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है। संभल के एसपी ने कहा कि सांसद के कई महीने के बिल में 1 यूनिट बिजली का खर्च भी नहीं दिखाए, जबकि घर में एसी है, कूलर समेत अन्य बिजली चलित उपकरण लगे हुए हैं। एसपी ने कहा कि सांसद के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। दो दिन पहले यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल में बिजली चोरी का मुद्दा उठाया था और सीएम योगी ने बताया कि यूपी में सबसे ज्यादा बिजली चोरी का मामला संभल के 2 इलाकों में पाया गया। लेकिन जब प्रशासन बिजली की चोरी पकड़ता है तो फिर बिजली चोरी करने वाले अत्याचार चिल्लाते हैं। यानी बिजली के मिनी स्टेशन संचालित हो रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि मिनी स्टेशन पावर कारपोरेशन ही चला रहा है। अब वहां पर कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इलीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को फ्री में। लाइन लॉस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लाइन लॉस पावर कारपोरेशन का ये 30 से कम है। और संभल कस्बे में वहां पर 2 मोहल्ले हैं, एक दीपा सराय और एक मियां सराय है ना। इन दोनों में लाइन लॉस 78% और 82% है। देश के संसाधनों में कैसे लूट होती है। और अगर प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, वैसे तो कहेंगे प्रशासन कोई कटघरे में खड़ा है कि प्रशासन चोर है और प्रशासन उसी चोरी को पकड़ने के लिए चला जाए तो अत्याचार है, अत्याचार है। कहां से अत्याचार हो गया? अरे यही सच्चाई है, उस सच्चाई को उजागर किया जा रहा है। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा मामले में संभल सीट से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। सांसद बर्क की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल की गई अर्जी में हिंसा मामले में दर्ज नामजद एफआईआर को चुनौती दी गई। एसपी सपा सांसद ने इस याचिका में खुद को बेगुनाह बताया। उनकी ओर से दलील दी गई कि 24 नवंबर को जिस दिन हिंसा हुई उस दिन वो यूपी में मौजूद ही नहीं थे। वो बंगलुरु में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वो खुद लोगों के बीच गए और उनसे शांति बनाए रखने की अपील की। याचिका में कहा गया कि उनके खिलाफ सियासी बदले की भावना के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। सरकार उन्हें बदनाम करने के साथ उनका उत्पीड़न करना चाहती है। संभल के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं। बीजेपी कह रही है संभल के सांसद जहां चाहें वहां जाएं, लेकिन कानून तो अपना काम करेगा। वहीं सपा कह रही है कि संभल के मामले पर प्रशासन पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। आपको दोनों पक्षों के बयान दिखाते हैं। हाईकोर्ट जाए अच्छी बात है, कोर्ट कानून को माने ये और अच्छी बात है, लेकिन संभल में मानवता की हत्या हुई। संभल में सनातन के नामो निशान मिटाने की वहाँ कोशिश की गई है। और वो तब कोशिश हुई 1978 से लेकर के अब तक, जब गैर भाजपा शासन रहा तभी वहाँ हिंदुओं पे अत्याचार हुआ। और अब जोगी जी का राज है। अब वो सारे मंदिरें खुलेंगी, सारे कुएं दबे हुए निकलेंगे और उस कुएं में अखिलेश जी का चेहरा दिखाई देगा कि ये अखिलेश जी ही हैं जो मुसलमान के वोट के लिए, ये राहुल गांधी हैं जो मुसलमान के वोट के लिए कभी हिंदुओं पे हुए 184 लोगों की हत्या की चर्चा कभी नहीं।
संभल का एडमिनिस्ट्रेशन 100% झूठ बोला है। कभी जांच हुई तो ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले जेल चले जाएंगे सब। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि सरकार किसी के खिलाफ दुर्भावना के तहत काम नहीं करती। कानून अपना काम कर रहा है, सभी को अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने का हक है। माननीय न्यायालय के दरवाजे को खटखटाने का सबको अधिकार है, उस पर हमारी ओर से कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन अगर तथ्य इस प्रकार के मिले हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायक और समाजवादी पार्टी के दंगाई कार्यकर्ता संभल मामले में दोषी हैं, तो जांच के अनुसार कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। संभल में एक और कुआं मिला है। बताया जा रहा है कि करीब 40 साल पहले इस कुएं पर स्लैब डालकर इसको बंद कर दिया गया था। भाजपा नेता ने इस कुएं की तलाश करके इसको खुदवाया है और कहा जा रहा है कि कुएं के आधे हिस्से पर राधा कृष्ण मंदिर है, जबकि आधे हिस्से पर सड़क है। ये कुआं सराय तरीन के कसावन इलाके में मिला है। संभल में मंदिर मिलने के बाद श्रद्धालु लगातार यहां पहुंच रहे हैं। महिला श्रद्धालु भी पहुंची, जिनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की। आपको बता दें, न्यूज़ 18 की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर है। भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आई हैं? हाँ। क्या कहेंगी मैडम, मंदिर के दर्शन करने के लिए आई हैं? दर्शन करना आए, भजन गाने। कहाँ से पता लगा इस मंदिर के बारे में? संभल से पता चला इसे। क्या इस मंदिर की क्या प्रसिद्धता है? अच्छा लग रहा है, प्रसिद्धता इसे मंदिर ही बनना चाहिए और बढ़िया करके। देखिए, महिलाएं यहाँ पर भजन गा रही हैं और भी महिलाएं हैं परिवार के साथ यहाँ पर बच्चों को लेकर पहुंची हैं। क्या कहेंगी मैडम, कितने प्रसिद्ध है मंदिर? काफी सालों से है, लेकिन बहुत अच्छा लगा देखकर। मतलब मन एकदम भावुक हो उठा इसको देखकर। आप यहाँ आई, इतने सालों से ये मंदिर बंद था, तो आप भावुक हो गई यहाँ पर? जी, मैंने तो टीवी पे देखा है, मैं तभी यहाँ भावुक हो गई थी इसको देखकर। क्या लगता है, जिस तरीके से भोले बाबा के दर्शन है, भगवान हनुमान के दर्शन यहाँ पर मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। कितनी खुशी हुई यहाँ पर आकर? बहुत बहुत ज्यादा खुशी हुई। क्या लगता है, कोई मुराद पूरी हुई जैसे? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान की श्रद्धा तो रखनी चाहिए। संभल में मिले मंदिर में लगातार पूजा पाठ हो रही है। जो पुजारी पूजा पाठ करते हैं, न्यूज़ 18 ने उनसे भी बात की है। आपने अभी खुद ही बोला कि 46 सालों के बाद तो ये मंदिर खुला है, तो 46 साल से तो तरफ का मूर्ति का कोई जगह है ही नहीं। और अब बहुत प्राचीन है, हमारे बाबा परबाबा भी जब भी वो बचपन में भी रहे होंगे तो ऐसे ही मंदिर की स्थिति थी। और देखिए, उसमें जब बढ़िया था, यहाँ मंदिर की धर्मशाला भी है और यहाँ पर परिक्रमा का भी जगह बनी हुई थी। और यहाँ सामने पीपल का पेड़ था, जिसको काट दिया गया और यहाँ घर बना दिया गया, जो 500 गज में स्थित है ये। और कहा यह जाता है कि हमारे बहुत से तीर्थ जो है यूं ही विलुप्त हैं कि उन पे अतिक्रमण है। और अभी जब आपने मंदिर में पूजा पाठ शुरू की तो कितने बजे आरती हो रही है, कितने समय आरती होती है, कब कब आरती हो रही है? देखिएगा, प्रातःकाल 4 बजे हम यहाँ आ जाते हैं और 5:30 पौने 5 बजे तक ये श्रद्धालु आते हैं तो हम आरती करते हैं। 5 बजे आरती हो जाती है, 4:30 बजे आरती हम करते हैं यहाँ। और पूजा पाठ दिन रात चलती रहती है और दूर दूर से यहाँ लोग आ रहे हैं। कोई काशी से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है। अंबेडकर पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट लिखा है और पीएम मोदी ने लिखा है कि कांग्रेस ने अंबेडकर की विरासत को मिटाया है। कांग्रेस ने SC/ST समुदाय को अपमानित किया है। 2 बार अंबेडकर को चुनाव में हार दिलवाई। नेहरू ने अंबेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस ने उन्हें भारत रत्न देने से इनकार किया था। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है, लेकिन कल राज्यसभा में यह बयान अमित शाह ने किस संदर्भ में दिया, उसे भी समझना जरूरी है। आपको अमित शाह का पूरा बयान सुनवाते हैं। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता हूं।
मान्यवर आंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आंबेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर दी है। खड़गे ने कहा कि अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है। हम वो उस वक्त खामोश बैठे और उसके बाद में जब आज शुरू होता ये सवाल हम उठाने के लिए तैयार हो गए। आज आपको मालूम है सुबह भी हम पार्टी के सभी पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए वो आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अमित शाह के बयान को मुद्दा बनाया है। उन्होंने अमित शाह पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं। अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। इधर अंबेडकर के मुद्दे पर सरकार भी बेहद आक्रामक हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस बार बार अंबेडकर का नाम लेकर पुराने पाप धोने की कोशिश कर रही है। आज कांग्रेस पार्टी बार बार बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर के जो पाप काम किया है वो साफ नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जिस तरीके से तरपाया, अपमानित किया, वो हजारों साल तक भी कांग्रेस पार्टी वो पाप को साफ नहीं कर सकते हैं। और आज बाबा साहब का तस्वीर लेके घूमते हैं, वो शर्म आना चाहिए। और गृह मंत्री जी ने बड़े डिटेल में बताया कल कि मोदी जी ने किस तरीके से बाबा साहब का लेगेसी को आगे ले गया। संविधान दिवस मनाने का प्रक्रिया 2015 में मोदी जी ने शुरू किया और आगे जाकर के जो 5 तीर्थ स्थल के बारे में ब्रीफली मैं नाम बताता हूं। जहां जन्म हुआ मऊ में मध्य प्रदेश में, वो भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार का समय बना के अब मोदी जी के नेतृत्व में और विकसित किया जा रहा है। ये बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टी आज मजबूर हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थान बनाए। बाबा साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने लगा है, लोग बाबा साहब का नाम लेने लगे। तो मजबूरी में ये बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। इनका कोई सम्मान नहीं है, बाबा साहब के प्रति कोई सम्मान नहीं है। बाबा साहब को 2 बार चुनाव हराने वाली पार्टी आज ये ढोंग कर रही है और ये बाबा साहब का नाम मजबूरी में ले रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी है। यूपी कांग्रेस कमेटी लखनऊ में विधानसभा घेराव की तैयारी में थी, लेकिन पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रदेश के कई जिलों से लखनऊ पहुंचने की कोशिश कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी रोका गया। महाराजगंज, औरैया और हाथरस समेत कई जगह कांग्रेस नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लखनऊ जाने से रोका गया। कांग्रेस नेताओं ने हाउस अरेस्ट किए जाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने संभल हिंसा, बिजली विभाग के निजीकरण समेत जनता से जुड़े कई मुद्दों को लेकर विधानसभा के घेराव का ऐलान कर रखा है, लेकिन पुलिस ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र की सुरक्षा व्यवस्था और धारा 163 लागू होने की वजह से घेराव की परमिशन नहीं दी है।
तो विधानसभा सत्र की वजह से नहीं दी गई परमिशन। यूपी के कई शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ के बाद अगवा करने की कोशिश की गई। लड़की के शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी दिलशाद की पिटाई के बाद उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। मामला थाना मोदी नगर क्षेत्र के दिल्ली मेरठ मार्ग का है। घटना रात करीब 9:30 बजे की है। ड्यूटी से लौटकर लड़की मोदी नगर नॉर्थ स्टेशन से पैदल घर जा रही थी। आरोपी दिलशाद सैफी ने उसका पीछा किया, फिर गंदे नाले के पास छेड़खानी शुरू कर दी और बाइक पर बैठाने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पैसे निकाल रही थी, इतने में एक मुसलमान का लड़का बाइक पर आया, जिनने उस लड़की के साथ में बदतमीजी करी। बदतमीजी करने के बाद में उसने उसके साथ में हाथापाई करने की कोशिश करी और पैसे छीनने की भी कोशिश करी, लेकिन लड़की ने तुरंत ही हल्ला मचाया और मौके पर हम भी पहुंचे और हमने गोंदपुर पुलिस को वहाँ पर बुलाकर लड़के को चौकियों बंद करा दिया। सुल्तानपुर में थार गाड़ी कहर बनकर दौड़ी। चपेट में आने पर किसी की टांग टूट गई, किसी के मकान का फुटपाथ तो किसी का ठेला टूट गया। बताया जा रहा है गाड़ी में सवार लोग नशे में थे। थार गाड़ी में शराब और बियर की बोतलें मिली हैं और इलाके के लोगों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। घटना कोतवाली नगर के अवध टॉकीज गली की है। घटना रात करीब 10 बजे की है। थार गाड़ी पर विधायक का पास लगा हुआ है। हालांकि ये पास 2023 में एक्सपायर हो चुका है। थार गाड़ी एक सकरे रास्ते में घुसी। गाड़ी से उतरकर एक लड़के ने बाइक को किनारे किया और फिर घर का फुटपाथ तोड़ते तो किसी ठेले को तोड़ते हुए थार गाड़ी आगे बढ़ी और फिर एक लड़के को उसने टक्कर मारी। उसका पैर टूट गया। आक्रोशित लोगों ने गाड़ी पर पत्थर बरसाए। खूब झड़प हुई। बताया जा रहा है थार में 5 लोग सवार थे। इस बीच कार सवार में से एक पकड़ा गया है। ये लोगो लगा है 2023 में उसकी वैधता खत्म है। ठीक है, गाड़ी कहीं की भी हमसे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि मोहल्ले में जो नुकसान हुआ हो, जो घटना हुई हो, जिसकी दिक्कत हुई हो, जो परेशान हो, उसकी मुआवजा वो पूरा दे। वो कहीं जाए हमसे मतलब नहीं है। मेरा मोहल्ला सुरक्षित होना चाहिए। हम एकता की मिसाल है। हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे। ठीक है, यही बात है, ये पूरी बात है। ये आप रिकॉर्ड कर लीजिए। मुरादाबाद में मुस्लिम तबला वादक अहमद जान की प्रतिमा लगने का हिंदू संगठनों ने विरोध किया। जहां मुस्लिम तबला वादक की प्रतिमा लगाने और तिराहे पर नाम उन्हीं को समर्पित करने के खिलाफ संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें, मुरादाबाद नगर निगम ने मुरादाबाद हरिद्वार स्टेट हाईवे पर स्थित तिराहे पर अहमद जान की प्रतिमा लगवाई है। इसके बाद ही बवाल शुरू हुआ है। हिंदू संगठनों का कहना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जानी चाहिए। लखनऊ के काकोरी इलाके में बाघ से लोगों में दहशत का माहौल है। रहमान खेड़ा में बाघ की चहलकदमी की खबर से लोगों में डर का माहौल है और उसके बाद स्थानीय ने वन विभाग की टीम को जानकारी दी। वहीं अब बाघ की तलाश में टीम ने सर्च अभियान शुरू कर दिया है। टीम ने बाघ को पकड़ने के लिए चारों ओर पिंजरे लगाए हैं। अधिकारियों ने बताया कि बाघ को पकड़ने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया और इलाके में निगरानी बढ़ाई गई। आगरा में बिल्डर के घर ईडी की छापेमारी। प्रखर गर्ग के ठिकानों पर छापेमारी। आगरा में नोएडा में चल रही छापेमारी। बिल्डर के खिलाफ दर्ज है 20 से ज्यादा मुकदमे। धोखाधड़ी वसूली के मामले दर्ज हैं। वृंदावन कॉरिडोर के लिए 530 करोड़ देने की घोषणा से चर्चा में आया था बिल्डर प्रखर गर्ग। फिलहाल फरार चल रहा है बिल्डर प्रखर गर्ग। गाजियाबाद पुलिस ने लव जिहाद के आरोपी फराज अतहर को गिरफ्तार किया। 11 दिसंबर को एक लड़की ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोपी फराज अतहर दिल्ली के शाहदरा का रहने वाला है। लड़की करोड़ों रुपए की संपत्ति की मालिक थी और आरोप है कि फराज अतहर ने शादी का झांसा देकर लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण किया, पीड़ित को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया। लड़की ने 11 दिसंबर को खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। कानपुर में ठंड से बचने के लिए सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। जानवरों के बाड़े में गर्माहट बनाए रखने के लिए हीटर लगवाए गए हैं। वन्य जीवों की डाइट में चेंज किया गया है। उनके स्वास्थ्य पर सर्दी का असर ना पड़े, इसके लिए पशु चिकित्सक भी दिन में एक बार वन्य जीवों के हेल्थ की जानकारी लेने के लिए राउंड लगा रहे हैं। साथ में बाड़ों का टेम्परेचर मेंटेन रखने की भी कोशिश की जा रही है। ने दस्तक दे दी और इसका असर इंसान से लेके
पशु पक्षियों तक भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि प्राणी उद्यान ने इस ठंड को ध्यान में रखते हुए जहां एक और आप देख सकते हैं बाड़ों पे शीट्स लगाई हैं, फ्लैपर्स लगाए हैं, ओवर मैट्स लगाए हैं, उसके अलावा ब्लोअर लगाए हैं, हीटर लगाए हैं, ऑयल फ्री हीटर लगाए हैं, ऑयल पेस्ट्री लगाए हैं। और देखिए जहां तक कैमरे की नजर जा रही है शीट्स को लगाया गया है पूरी तरीके से ताकि इनकी जिंदगियों को बचाया जा सके, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ने की इस बार बात बताई जा रही है। अगर मौसम विभाग की माने जाए तो इस बार आने वाले एक सप्ताह में तापमान और गिरेगा और ये तापमान इन बेजुबानों के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक साबित हो सकता है। और ऐसे में प्राणी उद्यान ने भी अब बेजुबानों की सुरक्षा का जिम्मा उठाया है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। बलिया में 2,90,000 के गबन से हड़कंप मचा है। मनरेगा एपीओ संजय कृष्ण भास्कर पर गबन का गंभीर आरोप लगाए। सीडीओ की जांच में पर्दाफाश होने पर सेवा समाप्त की गई। फर्जी मास्टर रोल भरकर गबन करने का आरोप है। मनरेगा में सामग्री सप्लाई करने वाले 2 फार्म भी ब्लैकलिस्ट हुए हैं। उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया है और जिलाधिकारी महोदय के आदेश के बाद उनको ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी करी है। सर, इसमें और अभी जांच चल रही है क्या? और भी अन्य कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे तो क्या? देखिए, इसमें हमने एक कर्मचारी की जो सहायक प्रोग्राम ऑफिसर है, सहायक कार्यक्रम अधिकारी है, उनकी सेवा समाप्ति करी है। इसकी एक विख्यात जांच भी करी जा रही है और जो भी अन्य अधिकारी और कर्मचारी इसमें पाए जाते हैं दोषी, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई संस्थित करी जाएगी और उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का भी हम कार्य करेंगे। संभल में एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना बहजोई थाने के गांव श्रीनगर कनेटा की है। गांव से दूध लाते वक्त बाइक से आए बदमाशों ने वकील पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। वकील को करीब 5 गोलियां लगी हैं और घायल वकील को इलाज के लिए मुरादाबाद ले जाते हुए उसकी मौत हो गई। शुरुआती शिकायत में 2 लोगों से रंजिश की बात सामने आई। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। पीलीभीत के रामनगर की एक नहर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे ट्रैक्टर में सवार 4 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। खबर के मुताबिक ईंट विक्रेता पूरनपुर की तरफ से ईंट बेचकर लौट रहे थे, तभी नहर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। गनीमत रही कि किसी भी तरीके का कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। तो नहर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली गिर गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में गिरते ही पलट गई। 4 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई, उनकी जान बच गई, लेकिन ये ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में गिर गई। नोएडा के साथ ग्रेटर नोएडा और यमुना सिटी को जोड़ने के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी और इसे लेकर बीते दिनों नोएडा प्राधिकरण में बैठक हुई है। नोएडा में 260 बसें चलाई जाएंगी, जबकि ग्रेटर नोएडा में 150 बसें चलाई जाएंगी। ऐसा प्लान तैयार किया जा रहा है कि जिले के किसी भी कोने में जाने में समस्या ना हो। चाहे कोई व्यक्ति नोएडा बोटैनिकल गार्डन से जेवर एयरपोर्ट जाना चाहे तो उसे सीधे और आसानी से बस मिले, उसको लेकर एक व्यापक तैयारी की जा रही है। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।